उस चिता से चटकती लकड़ियां खाक हुई और उस राख से एक मुद्दा खड़ा हो गया। और अगली सुबह उत्तर प्रदेश का हाथरस महाभारत का कुरुक्षेत्र बन गया। सब कुछ दूर से देखा तो हर दिल में तूफान, हर आंख में गुस्सा और जज्बात में समाज, वर्दी और प्रशासन के लिए सिर्फ नफरत। लेकिन न्यूज 18 इंडिया अब दूर से तमाशा देखना नहीं चाहता, इसीलिए हमारी अंडरकवर टीम हाथरस गई, उस तमाशे को थोड़ा करीब से देखा और इस कहानी के कुछ ऐसे किरदारों से बातचीत की जो आज सारी कहानी बदल देंगे। ये किरदार कौन है, इनके नाम क्या है, पहचान क्या है, ये जानने से पहले ये समझिए कि कैसे हाथरस कांड के जरिए पूरे देश के जज्बातों का मखौल उड़ाया गया, कैसे उस महाभारत के कई धृतराष्ट्र सब कुछ देखकर भी आंख मूंद कर बैठे हुए थे। ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए बढ़ाया गया, इसको पीछे से कुछ किया। अच्छा, उसमें मीडिया का अपना रोल है। कैसे इस महाभारत के दुर्योधन अपने स्वार्थ में एक नई कहानी बुन रहे थे। ऑनर किलिंग भी हो सकती है, ऑनर के बारे में वैसा कि ये हो सकता है कि साहब उस दिन जो मारपीट हुई है वो लड़की के भाई ने पीट पाट दिया। कैसे इस महाभारत के कुछ शकुनी हाथरस की गुड़िया की चिता पर सियासत के पासे फेंक रहे थे। साहब तो पॉलिटिक्स आ गई, बयान दे दिया, समझा दिया, कैसे भी करेंगे पूरा 25-30 लाख रुपया मिल जाएगा। हमें हाथरस की गुड़िया से पूरी सहानुभूति है, लेकिन उन संवेदनाओं के बीच आज हम पत्रकारिता के धर्म को निभाने जा रहे हैं और सामने लाने जा रहे हैं उस पक्ष को भी जिसका नाटक और नौटंकी के बीच तमाशा बनाया गया। तो वो क्या थी, खाली 14 तारीख वाली जो शिकायत थी वो खाली जान से मारने के लिए थे, गला करना। आज हम दिखाना चाहते हैं उस पक्ष को भी जिसकी सफाई गुस्से और आक्रोश के शोर में अनसुनी हो गई। जीभ वगैरह जो कटी नहीं थी। आज इस बड़े खुलासे के साथ हमने कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है कि हाथरस कांड की सच्ची कहानी क्या है। क्या पीड़िता के साथ वाकई गैंग रेप हुआ था? क्या पीड़िता की जीभ वाकई काटी गई थी? क्या वाकई पीड़ित परिवार ने किसी बहकावे में बयान बदला? आखिर पीड़िता का शव आधी रात को क्यों जलाया गया? और सबसे बड़ा सवाल कि हाथरस कांड की सियासी साजिश किसने रची? न्यूज 18 इंडिया अपील करता है कि आप बेहद गौर से इस खुलासे को देखिए, कैमरे में कैद इन किरदारों को सुनिए, ताकि हाथरस की गुड़िया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में आप भी निष्पक्ष रह पाएं। तो ऑपरेशन हाथरस में आज की सबसे बड़ी गवाही हम लेकर आए हैं न्यूज 18 इंडिया पर। सिर्फ एक पक्ष की कहानी इंसाफ नहीं दिला सकती, इसलिए हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाना तो हमें और आपको सभी को निष्पक्ष रहना ही होगा। इसलिए हमारी अंडरकवर टीम हाथरस में ग्राउंड जीरो पर पहुंची, अफवाहों और दावों की काली परत में छिप गई सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की। इसके लिए हमने इस कांड से जुड़े कई किरदारों से बात की। अब सवाल यह है कि न्यूज 18 ने जिन लोगों से बातचीत की वो कौन है? ये वो लोग हैं जिनके पास इस घटना की सबसे पहले जानकारी पहुंची थी, यानी वो पुलिसकर्मी जो घटना के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचे, जिन्होंने सबसे पहले पीड़िता और परिवार से बातचीत की, जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। लेकिन इस सियासी साजिश के बाद सारी कहानी बदल दी गई। हाथरस में एक तमाशा शुरू हुआ और निलंबन की चिट्ठी इन पुलिसकर्मियों को थमा दी गई। हमारी अंडरकवर टीम ने ऐसे कई पुलिसकर्मियों से बातचीत की है। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ उस पक्ष की कहानी को सामने लाना है जिन्हें जांच से पहले ही दोषी मान लिया गया। शुरुआत करते हैं घटना के बाद जांच टीम के उस अधिकारी से जो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा गवाह है।
सच और झूठ की पड़ताल में हमारी पहली मुलाकात हुई हाथरस के इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा से। वर्मा साहब फिलहाल निलंबित हैं, पुलिस हॉस्टल में वक्त काट रहे हैं। हमारी अंडरकवर टीम ने उसी हॉस्टल में दिनेश वर्मा से मुलाकात की। दिनेश वर्मा वही अधिकारी हैं जिनके पास हाथरस कांड की शिकायत सबसे पहले पहुंची थी। आपका क्या रोल रहा इसमें? आपको भी सस्पेंड कर दिया? सस्पेंड में तत्कालीन इंस्पेक्टर था, बेडरूम दबा नहीं पाया। तो दबाना किस पे था? अब देखिए, हम मीडिया रोक नहीं सकते, आप आया ट्वीट करके हम आप रोक नहीं पाएंगे, मंजू जिले वहाँ मिलने से रोक नहीं पाएंगे, गाँव जाने से रोक नहीं पाएंगे। हमारी अंडरकवर टीम ने एसओ दिनेश वर्मा से बातचीत शुरू की और बातों बातों में बात निकली 14 सितंबर की, यानी घटना की पहली शिकायत की तारीख। 14 तारीख वाली जो शिकायत थी वो खाली जान से मारने की नियत से गला दबाना। और एक ही संदीप एसओ दिनेश वर्मा के मुताबिक घटना की पहली शिकायत सिर्फ इतनी थी कि संदीप ने जान से मारने की नियत से पीड़िता का गला दबाया। दिनेश ने बताया कि 14 तारीख को सिर्फ पीड़िता ही नहीं बल्कि उसकी मां और भाई भी पुलिस से यही शिकायत कर रहे थे। पहले तो ये जो लड़की का बयान वायरल हो रखा है, हमने सब जगह देखा, मोबाइलों पे भी आ रहा था। उसकी तो शुरुआत में वो एक लड़के का नाम ले लिया है, संदीप का ही नाम ले रही, उसकी माँ भी यही कह रही है, संदीप ही था, संदीप ही था, संदीप ने किया, संदीप भी मार गया। माँ ने भी यही कहा, भाई ने भी यही दिया, सब सारे जो है पॉलिटिक्स हो गई। तो ये 4 कहाँ से आ गए? 4 तो पॉलिटिक्स आ गई, उसने बयान दे दिया, लेकिन समझा दिया, कह देंगे पूरा तो 25-30 लाख रुपये मिल जाएगा। इस बातचीत में एसओ दिनेश वर्मा का ये बहुत बड़ा बयान था। वो कह रहे थे कि शुरुआती शिकायत सिर्फ संदीप के खिलाफ थी, लेकिन अचानक कोई राजनीति हुई, परिवार को मुआवजे का लालच दिखाया गया और एक के बजाय 4 लोगों को आरोपी बना दिया गया। लेकिन दिनेश वर्मा ने इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला बयान तब दिया जब हमारी अंडरकवर टीम ने साफ साफ पूछा कि क्या ये वाकई गैंग रेप का मामला है। तो आप लोगों ने जो जांच की, आपके मुताबिक क्या लग रहा है कि केस कैसा है? मुझे तो गैंग रेप फाल्स है और लग नहीं रहा रियल है फाल्स। अच्छा, रियलिटी है तो वो 3-7 की हरकत, इसके अलावा और कुछ है नहीं। मतलब जो प्रथम FIR हुई है ST/SC और 3/7। 3/7 SC/ST। अच्छा, SC/ST एक्ट का मुकदमा है 3/7। इसके अलावा तो कुछ है। कैमरे पर एसओ दिनेश वर्मा दावे के साथ कह रहे थे कि ये गैंग रेप का मामला है ही नहीं। ये सुनकर हमें भी धक्का सा लगा। दिमाग में आया कि सारी कहानी तो गैंग रेप के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए हमने दिनेश वर्मा से फिर पूछा और फिर वही जवाब मिला। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं 100% बता, 1% बता रहा हूँ। मेडिकल हुआ? मेडिकल हुआ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। 14 तारीख को जो हुआ मेडिकल। हाँ, 14 को तो टोटो का वो रेप वाली बात कहीं नहीं, इंटरनल पार्ट नहीं कराया जा सकता उसकी बगैर मर्जी के। जब उसने 22 को बयान दिया तो इंटरनल पार्ट में कराया गया, फ्लैट बनी, उसका सब कुछ नेगेटिव आया सर। दिनेश वर्मा रेप की थ्योरी मानने को तैयार नहीं थे। हमें अब भी दिनेश की बात हजम नहीं हो रही थी। हमने ये भी पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दबाव की वजह से रिपोर्ट झूठी बनाई गई, लेकिन दिनेश के पास हमारे इस सवाल का भी जवाब था। मैनिपुलेट किया गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी और नहीं गलत। ये ऐसी ना कंडीशन की चलती ना ऐसा कोई वो था। अगर ये चीज होती आदमी गांव से ही चिल्ला के आता है, सर रेप कर दिया, रेप कर दिया। रेप वाली बात तो आई नहीं उनके दिमाग में, कहीं भी नहीं आई। रेप नहीं हुआ है।
ना माँ के दिमाग में आएगा, ना भाई के दिमाग में, ना लड़की में, कभी कहीं खाई नहीं। हम बार बार लगातार पूछते रहे और एसओ दिनेश वर्मा बार बार बलात्कार की थ्योरी को नकारते रहे, लेकिन अब बारी थी सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल की। सवाल ये कि अगर पुलिस सच्ची थी तो आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? मगर जवाब में दिनेश ने जो बताया वो सुनकर होश उड़ गए। रात को ऐसी क्या आफत पड़ गई थी? रात को ही रात वाला मैटर तो मैं चला आया, वो हम नहीं उसके बारे में बता सकते। लेकिन जो आपको आप सीधे जैसे बातचीत करते हैं पता लगता है। नहीं, एलआई की रिपोर्ट ये थी और शासन की रिपोर्ट ये थी कि करवाने के लिए चाह रहा था, डेड बॉडी रखे योगी जी को एसओ दिनेश वर्मा ने कैमरे पर जो बताया वो वाकई हैरान करने वाला था। वो दावा कर रहे थे कि उनके पास LIU की रिपोर्ट थी जिसमें अंदेशा था कि पीड़िता का परिवार और समाज के तमाम लोग शव को सड़क पर रखकर हंगामा कर सकते थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौके पर बुलाने की मांग करने वाले थे। एक बार फिर से सुनिए एसओ दिनेश वर्मा का वो दावा। की रिपोर्ट ये थी और शासन की रिपोर्ट ये थी कि करवाने के लिए चाह रहा था, डेड बॉडी रखे योगी जी को दिनेश वर्मा का पक्ष माने तो उस रात हाथरस के गांव में बड़ा हंगामा हो सकता था। पीड़िता के शव के साथ चक्का जाम करने की योजना थी, मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग थी, मामला बिगड़ न जाए, हिंसा भड़क न उठे, इसीलिए प्रशासन को मजबूरी में अंतिम संस्कार का फैसला करना पड़ा। तो हाथरस ऑपरेशन में हमारा मकसद वो बात सामने लाना है जो अभी तक नहीं सामने आ रही थी। हमने उन लोगों की गवाही को आपके सामने रखा है जो पीड़ित परिवार से मिले हैं और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हाथरस से अमित सिंह जुड़े हुए हैं, नोएडा से अजीत सिंह जुड़े हुए हैं और दिल्ली से विक्रांत यादव। अमित, ये बहुत बड़ी गवाही है, ये वो गवाही है जो अभी तक हाथरस कांड में सामने नहीं आ पाई थी। जी बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन में जो जिस तरीके से न्यूज 18 इंडिया के खुलासे में ये सामने आया है और जिस तरीके से बार बार वो अधिकारी जो, क्योंकि ये अधिकारी काफी अहम अधिकारी क्योंकि शुरुआती दौर में यही पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और इनका ही सस्पेंशन हुआ है। ये बार बार इस बारे में देखेंगे कि ये दावा कर रहे हैं कि ये गैंगरेप का मामला है ही नहीं और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर वो तमाम NGOs यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो सीधे कह रहे हैं कि दुष्कर्म हुआ है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो साफ साफ दिनेश कह रहे हैं कि ये दुष्कर्म का मामला है ही नहीं और इसी अधिकारी का नार्को टेस्ट भी होगा। योगी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर एक अधिकारी का नार्को टेस्ट होगा जो कि शुरुआती जांच में जुड़े हुए हैं। तो इस शख्स को ये पता भी है, दिनेश को ये मालूम भी है कि उसका नार्को टेस्ट होगा और उसके लिए वो हामी भी भरेंगे, लेकिन उनका बार बार यही दावा है कि ये गैंगरेप का मामला भी नहीं है। जिस तरीके से आज हम सुबह गाँव के अंदर गए थे, जो एक गुट है पंचायत का जो लगातार पंचायत कर रहे हैं, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने भी ये इस पूरे मामले को उठाया और उन्होंने कहा कि शुरुआत के 10 दिन में तो ये रेप का मामला आया ही नहीं था। 10 दिन के बाद जब ये मामला 14 तारीख के 10 दिन के बाद जब ये मामला सामने आया उसके बाद रेप का मामला सामने आया, तो लिहाजा वो गांव के लोग भी इस बारे में को नकार रहे हैं। तो लिहाजा योगी गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले में CBI जांच की बात कह दी है और सिफारिश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दायर करके कहा है कि मंजूरी दी जाए CBI जांच के लिए और दूसरी तरफ नार्को टेस्ट की भी बात की है कि जो अधिकारी शुरुआती दौर में शामिल थे वो उनका नार्को टेस्ट होगा। तो वहीं योगी गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया है कि पीड़ित परिवार का भी नार्को होगा, लेकिन जो आज सुबह में पीड़ित के भाभी से बात हुई उन्होंने कहा कि हम केवल कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और गाँव के लोग भी जो है, जो एक गुट है गाँव का, वो सीधे सवाल उठा रहे हैं कि क्यों ये पीड़ित परिवार जो है जो CBI जांच और नार्को टेस्ट से पीछे हट रहे हैं। जी प्रीति। बिल्कुल, और अजीत भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, इस पूरे मामले में ये जो ऑपरेशन न्यूज 18 इंडिया ने किया है इससे बहुत कुछ साफ हो जाता है।
मकसद सिर्फ एक पक्ष के जरिए बात सामने आकर उसी की ओर बढ़ते जाना नहीं है, बल्कि दूसरा पक्ष भी क्या कह रहा है, उसकी तरफ से जांच में किस तरह की बात रखी गई, ये इस खुलासे का बहुत अहम हिस्सा है। देखिए बिल्कुल प्रीति, जो न्यूज़ 18 इंडिया ने अपना ऑपरेशन चलाया है वो कहीं ना कहीं उस बात पर जाकर फिट बैठ रहा है जो एसआईटी जांच कर रही है, क्योंकि ये वही अफसर हैं जो शुरुआती दौर के सबसे अहम किरदार हैं, जिनके सामने सब कुछ हुआ। जो अमित बता रहे थे कि इन सभी उन अफसरों का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, जिसमें वो चाहे लाउ इंस्पेक्टर हों, चाहे SHO हों, चाहे CO हों, सभी लोग उसमें शामिल हैं। तो वो जो बात कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सबसे पहले जब हमारे सामने मामला आया तो सिर्फ मारपीट का मामला था, बाद में 4 लोगों का नाम बढ़ा, फिर रेप की धारा बढ़ी। तो निश्चित तौर पर नार्को टेस्ट जब होगा तो सच सबके सामने आ जाएगा। और यही वजह है कि जो जांच चल रही है SIT टीम की प्रीति, वो भी इसी दिशा में जा रही है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी समय सीमा को मुख्यमंत्री से अनुरोध करके बढ़वा लिया है, क्योंकि उनकी भी जांच, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो SIT की टीम के लोगों से हमारी बात होती है, वो भी यही कह रहे हैं कि सच कुछ और है, लिहाजा इसकी जांच के दायरे को बढ़ाया जाएगा। जो नार्को टेस्ट होना है, पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, या वादी हो, प्रतिवादी हो, जो पुलिस अफसर है, कोई CM की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि सभी का नार्को टेस्ट होगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो न्यूज़ 18 इंडिया ने अपना ऑपरेशन दिखाया है, जो खुलासा किया है, वो उसी तरफ जा रही है जिस तरफ SIT टीम की जांच जा रही है। और जो बात उत्तर प्रदेश के CM पहले कह चुके हैं कि निष्पक्ष जांच होगी, चाहे जज की निगरानी में हो या फिर SIT की टीम की बात हो, एक एक तार, यानी दूध का दूध, पानी का पानी। और गांव के भी एक पक्ष कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट हो जाए, CBI जांच हो जाए, इससे भागना क्या, सच सबके सामने आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर हमने जो खुलासा किया उसे सरकार भी देख रही है। और विक्रांत हमारे साथ है। विक्रांत, इस सच को सामने लाने में SIT लगी हुई है, लेकिन हमारा ये ऑपरेशन उस इन्वेस्टिगेशन को कैसे मदद कर सकता है? देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया ने अपने स्टिंग के जरिए, क्योंकि इस तरीके का कौतूहल जरूर था, क्योंकि जिस समय SIT बनाने का आदेश दिया था उत्तर प्रदेश शासन के जरिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए, तो उसमें लिखा था कि वादी प्रतिवादी दोनों का नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। उस समय जरूर ये बात चौंका रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात सामने आई है सरकार के कि वादी का, यानी जो शिकायत करता है, उनके भी नार्को टेस्ट की बात की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे मामले की जाँच आगे बढ़ी तो ये साफ होने लगा कि इसमें कई ऐसे बिंदु हैं जिनकी जाँच लाजमी दिखाई दे रहा है सरकार को। और जो SIT जांच कर रही थी उसको भी कई ऐसे तथ्य सामने मिले हैं जिससे ये कहानी बिल्कुल सीधी उस तरीके की नहीं नजर आ रही जैसी इस समय शुरुआत में दिखाई दे रही थी। आपको याद होगा कि जिस समय मामला दर्ज हुआ था तो शुरुआत में भी ये बात कही गई थी कि कहीं पर भी रेप की बात नहीं की गई थी और 307 यानी कि मारने की बात की गई थी, कि हमला किया गया जिसमें घायल हुई लड़की। तो यही सब बातें जब आगे बढ़ी और स्टिंग में जो शुरुआती जांच करने वाले पुलिस अधिकारी है वो निलंबित है इस समय, और वो अगर ये कह रहे हैं कि उनके सामने इस तरीके का कोई तथ्य सामने नहीं आया था, और जैसा अजीत अभी बता रहे हैं कि SIT की जांच का दायरा भी इसी कारण बढ़ा है कि उसको जांच में इस तरीके के तथ्य मिले हैं कि ये कहानी सिर्फ जो पीड़ित पक्ष है उससे जुड़ी हुई नहीं है बल्कि उससे ज्यादा बड़ी है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ इशारा किया गया है इस स्टिंग में, वो बात निकल के सामने आई है, वो है कि रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार क्यों किया गया। इस सवाल का जवाब सब पूरा देश जानना चाहता था, तो उस सवाल का जवाब भी आज मिला है पूरे देश को कि रात के अंधेरे में इसलिए किया गया, जो स्थानीय प्रशासन था, LIU था, उसके पास इस बात की जानकारी थी कि अगर रात में अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो शव को लेकर के परिवार, तथ्यों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं है। ये स्टिंग ऑपरेशन जिस तरह से बातों को सामने ला रहा है, ये सच के सिवा कुछ नहीं बता रहा है, और ये वो लोग हैं जो पीड़ित परिवार के लोगों से मिले हैं। आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक बार फिर सुनते हैं कि तत्कालीन SO दिनेश वर्मा क्या कह रहे हैं। सुनिए एक एक बात उनकी। पहले तो ये जो लड़की का बयान वायरल हो रखा है, हमने सब जगह देखा, मोबाइलों पे भी आ रहा था उसका, उसकी तो शुरुआत में वो एक लड़के का नाम ले लिया है, संदीप का ही नाम ले रही, उसकी माँ भी यही कह रही है, संदीप ही था, संदीप ही था, संदीप ने किया, संदीप भी मार गया, माँ ने भी यही कहा, भाई ने भी यही दिया, सब सारे जो है पॉलिटिक्स हो गई। तो ये 4 कहाँ से आ गए? 4 तो पॉलिटिक्स आ गई, उसने बयान दे दिया, लेकिन समझा दिया, कहने के लिए पूरा 25-30 लाख रुपये मिल जाएगा। तो आप लोगों ने जो जांच की, आपके मुताबिक क्या लग रहा है कि केस कैसा है? मुझे तो गैंगरेप फाल्स है, और लग नहीं रहा रियल है फाल्स। अच्छा, रियलिटी
है तो वो 3-7 की हरकत, इसके अलावा और कुछ है नहीं। मतलब जो प्रथम FIR हुई है ST/SC और 307 SC/ST अच्छा SC/ST एक्ट का मुकदमा है और 307। इसके अलावा तो कुछ है। एसओ जिस तरह की बातें कह रहे हैं अमित, ऐसा लग रहा है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया गया। आप तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, ये बात किस हद तक सही दिखती थी आपको? जी बिल्कुल, जो एसओ का दावा है और वही दावा जो है गांव के जो अधिकांश लोग हैं, जो एक गुट है जो कि पंचायत में शामिल था, वही दावा कर रहा है। और एसआईटी जो जांच कर रही है, आज जिस एसआईटी को सीएम ऑफिस में जो है उसको अपना रिपोर्ट दायर करना था, उसने भी अपना 10 दिन का समय सीमा बढ़ा लिया। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एसआईटी के भी नज़र में इन्हीं सब बातों को ये सब बात आ चुका है। यही वजह है कि बीते कल जो अंतिम संस्कार किया गया था पीड़ित का आधी रात को, उस घटनास्थल का दोबारा मुआयना किया है एसआईटी ने। और एसआईटी की टीम बीते कल भी पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रही थी, आज भी पूछताछ की है। और आज जो एसआईटी की टीम ने पूछताछ की है, उस पूछताछ से पहले मैंने भी खुद पीड़ित के पिता से, भाभी से, ताऊ से बात की और उस भाई से भी बातचीत की, जिससे करने की कोशिश की जिसका जो लगातार जो है आरोपी संदीप के टच में था, जिसके फोन कॉल के जरिए सामने आया है कि 104 बार बातचीत हुई है। तो उसके भाई ने तो हमसे बात नहीं की, और लेकिन उसके पिता और उसके भाभी दोनों लोगों और ताऊ से जब मैंने बात की तो वो उनका केवल इतना कहना था कि उन्हें इंसाफ चाहिए। तो मैंने पूछा कि तो आप नार्को टेस्ट से पीछे क्यों हट रहे, सीबीआई जांच से क्यों पीछे हट रहे? तो उसके भाभी का कहना था कि जो कोर्ट का आदेश होगा उसे ही वो मानेंगे। तो दूसरे पक्ष, जब मेरे गांव के लोगों से बातचीत हुई है, जो दूसरा पक्ष जो पंचायत में शामिल हो रहा था, उनका साफ साफ ये कहना था कि 14 तारीख का ये मामला है, 14 तारीख से लेकर 8-10 दिन तक ये कहीं से भी रेप का मामला नहीं दिख रहा था। और जो संदीप है, जो संदीप आरोपी है, वही संदीप, इसके पीड़ित के भाई का भी नाम है संदीप। तो गांव वाले इसको लेकर भी सवाल उठा रहे। तो फिलहाल जो है एसआईटी जो है 10 दिन का समय और मिल गया। और जिस तरीके से एसओ कह रहे हैं, एसओ को ये मालूम है, न्यूज 18 इंडिया ये बड़ा खुलासा कर रहा है, लेकिन एसओ के न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पे कर रहा है, लेकिन न्यूज एसओ का जो है नार्को टेस्ट भी होना है, एसओ को ये बात मालूम है और एसओ इसके लिए हामी भी बन रहे हैं। जी बिल्कुल। और अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, एसआईटी को इस ऑपरेशन के जरिए जो जानकारियां सामने आई है उससे कितनी मदद मिलेगी, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी की भी बात हुई है? देखिए, बिल्कुल इस ऑपरेशन से उनको बहुत बड़ी मदद मिलेगी और एक तरीके से उनके पास एक गवाही है, क्योंकि हमने जो ऑपरेशन चलाया है, जो हमने स्टिंग चलाया, उसमें सच को सामने लाने की कोशिश की। क्योंकि जब घटना हुई थी 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, डे बाय डे जब उसमें एक अपडेट हो रही थी, उस वक्त यही अधिकारी थे, चाहे दिनेश शर्मा हो, चाहे जो सीओ थे वो हो, सभी लोग। और पहले जब FIR हुई थी तो 1 के नाम हुई, फिर 4 का नाम बढ़ा, फिर छेड़खानी दर्ज हुआ और फिर रेप का मामला आया। तो निश्चित तौर पर जो हमने ऑपरेशन चलाया है, ये एसआईटी के लिए बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। क्योंकि एसआईटी के जब अफसरों से हमारी बात हो रही थी कल, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि तथ्य कुछ और हैं और जो अब तक सामने आया वो कुछ और है। इसीलिए उन्होंने समय का अनुरोध किया था। आप तीनों से इस ऑपरेशन को लेकर एक पड़ाव से जुड़ी हुई जानकारी मैं आगे साझा करूंगी, लेकिन हम एक बार फिर से आपको बता दें, हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो इस केस में पीड़ित परिवार से मिले हैं और उन्होंने इस जांच में हिस्सा लिया है। इधर बीजेपी नेता रवि किशन ने ऑपरेशन हाथरस के जरिए सच्चाई सामने लाने के लिए न्यूज 18 को बधाई दी। हाथरस मामले को लेकर न्यूज 18 इंडिया के स्टिंग पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ इस समय गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन जी। रवि किशन जी, आपने देखा होगा न्यूज 18 इंडिया पे जो स्टिंग सामने आया है, कई तरह की बातें सामने आई हैं। ये भी साफ हो रहा है कि इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की गई। न्यूज 18 की टीम को जिसने स्टिंग किया, मेरा प्रणाम, क्योंकि आपने सच लाया। सच लाना बहुत ज़रूरी था। देखिए कितनी ओछी राजनीति, आप ही लोग देखिए किस तरह से माहौल क्या था, हुआ क्या था। क्वाइट शॉकिंग। मतलब हम बात कर रहे थे, यही योगी महाराज जी बोल रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी चिल्ला के बोल रही थी कि आप लोग समझिए इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है विपक्षी दल की। कांग्रेस का चेहरा पूरा सामने आ चुका है। कैसे साजिश किए, कैसे एक बेटी की, मैं भी पिता हूँ, अगर किसी बेटी की हत्या होती है या किसी की तकलीफ होती है, मैं जानता हूँ उस माता पिता पे, उस परिवार पर क्या बीतती है जब वो अपना बच्चा खो देता है। उस बच्चे की लाश के साथ इतनी बड़ी राजनीति होगी, उस माहौल को ऐसे घुमाया जाएगा,
उसको जातीय दंगे के रूप में उसको एक स्वरूप देना चाह रहे थे ये लोग। पहले ये ब्राह्मण ठाकुर किए, वो नहीं चला, फिर ये ठाकुर दलित करने जा रहे थे। मतलब राजनीति का स्तर इतना गिरा दिए ये लोग चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कि कैसे मोदी जी को हराया जाए, कैसे योगी जी को हराया जाए, कैसे भाजपा को ढकेल दिया जाए देश से बाहर। उसके लिए ये जातीय दंगा, लाशों के साथ राजनीति, किसी बेटी की मौत के साथ राजनीति, इससे दुखद इस देश में विपक्षी ने जो किया है, विपक्ष जो आज हम देखे हैं, इससे दुखद कुछ हो ही नहीं सकता। स्टिंग में ये बात भी सामने आई, जो मामले के जांच में शुरुआती पुलिस वाले जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि किसी भी समय जब शुरुआत में ये घटना सामने आई थी, अपराध सामने आया था, परिवार की तरफ से रेप की बात नहीं की गई थी, केवल 307 की बात की गई थी और कोई ऐसा साक्ष्य शुरुआत में नहीं मिला था कि रेप है। और सिर्फ एक आरोपी का नाम पहले लिया गया था जो संदीप है, जिसके खिलाफ कार्रवाई तुरंत की गई थी, बाकी सब नाम बाद में जोड़े गए थे। न्यूज़ 18 के सभी दर्शक जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मेरे गोरखपुर के संसदीय क्षेत्र के भी देवतुल जनता भी देख रही है, आप लोगों ने स्टिंग देख लिया। हर चीज़ आप लोगों को पता है स्टिंग क्या होता है। जब पता ही नहीं हो हमसे आप बात करें और उस वक्त कोई कैमरा छिपा के ऑन हो जाता है, वो बातें बहुत रियल होती हैं और वो सारी बातें आप लोगों को पता चल गई। एक होती जैसे इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं तो ये रियल लग रहा है कि हमसे ये शूटिंग कर रहे हैं, कैमरा सामने ये चल रहा है जहाँ मैं इस वक्त देख रहा हूँ कैमरा। एक होता है जब दो आदमी बात करो, कैमरा बगल से या कहीं से पेन से या अलग से झोला में छिपा के बैग में एक होता है, वो बात भी आप लोगों को पता चल गई। तो सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष हैं। SIT की जांच बिठा दी गई है, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। पूज्य महाराज जी ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने CBI जांच भी मांग ली है, नार्को टेस्ट भी मांग लिया। सोचिए अगर कहीं से प्रशासन या सरकार या मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कोई गलती होती तो इतनी सारी जांच नहीं बढ़, कितने लोग निलंबित हो गए और वही निलंबित लोग आज स्टिंग ऑपरेशन में बात कर रहे हैं। सोचिए कि कैसे साजिशन एक माहौल को इतना गरमा दिए थे कि सरकार को घेरने की प्लानिंग थी, कि सरकार को कैसे भी घेराबंदी कर दें उस रात, जिस रात उस बिटिया की बॉडी यहाँ से गई दिल्ली से हाथरस की ओर। बहुत बड़ी एक साजिश थी जिसमें फॉरेन फंडिंग की भी बात पता चल रही है, विदेशों के पैसों की भी बात पता चल रही है, जातीय नाम पर दंगा भी फैलाने की बात चल रही थी। वो सब चीज़ें न्यूज़ 18 के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हैं। आप लोग तय करिए और देखिए इन लोगों का, विपक्षियों का चेहरा आप लोगों के सामने। एक निस्वार्थ त्यागी की तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी काम कर रहे हैं देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। इनको ये बात हजम नहीं हो रही, कैसे बिहार का चुनाव जीतें, कैसे अगला उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे हराएं भाजपा को, उसी चिंता में ये लोग दंगा करना है। और जानते ही आप लोग इस देश में दंगा कराने वाली पार्टी कौन सी है, कैसे उसने अपनी रोटियां सेकी और कैसे अपने आप को जीवित रखा, वो सारी चीज़ें आ गई। लेकिन अब ये ज़माना अलग है, अब मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया है, सब कुछ सामने आ गया है, स्टिंग ऑपरेशन भी आ गया। और मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को और आपकी टीम को जिसने स्टिंग किया। एटलीस्ट हमारी जनता को, भारत की जनता को आपने सत्य सामने लाके रख दिया। एक बस अंतिम सवाल, ये जो अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में हुआ था उसको लेकर के आपकी सरकार को बहुत घेरा गया, कई सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन इस स्टिंग में ये बात सामने आई है कि इस तरीके की LIU को इन्फॉर्मेशन थी, शासन को इन्फॉर्मेशन थी, स्थानीय प्रशासन को, कि अगर रात को अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो बॉडी को लेकर के लोग इकट्ठा हो सकते हैं, ये बढ़ सकता है मामला। इसी कारण रात को अंतिम संस्कार करवाने का फैसला किया गया। देखिए स्टिंग में सब कुछ सामने आ गया। वहाँ के DM साहब ने भी ये बात बहुत क्लियरली कही थी, SDM साहब ने भी वहाँ पर हैं, उन्होंने भी बात बहुत साफ तरीके से कही थी। सरकार भी, प्रशासन भी पहले दिन से कह रहा है, मैंने भी ट्वीट किया था, मैंने भी फेसबुक पे अपने पेज पर लगाया था। आज वो सारी बातें सामने आ गई। हम लोगों के मन में अपनी सरकार की तरफ से कोई गलती हुई तो तुरंत उन लोगों को निलंबित कर दिया गया था। हम लोगों की तरफ से कुछ गलत कार्य होता, एक्सेप्ट हम लोग। और ऑपरेशन हाथरस पर बोलते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करवाए जाने की मांग की है। न्यूज़ 18 इंडिया के एक स्टिंग ऑपरेशन में ये भी खुलासा हुआ है कि एक इस तरीके की साजिश बन रही थी कि लड़की की बॉडी को रख करके और वहाँ पर रोड को जाम किया जाए, योगी आदित्यनाथ जब तक वहाँ ना पहुँचे तब तक इस तरीके से वहाँ पर जाम किया जाए। इस तरीके की साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। ये साजिश क्या है? ये तो प्रोटेस्ट है।
प्रोटेस्ट और साजिश में फर्क क्या है, योगी जी को लगता है ये नहीं मालूम है। आंदोलन प्रदर्शन इसका मतलब ये नहीं कि देशद्रोही है। आंदोलन प्रदर्शन इसका मतलब ये नहीं कि वो साजिश कर रहे हैं। योगी जी लोगों को गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए तरह तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। योगी जी, आप बलात्कारियों को मददगार साबित हो चुके हैं, इसलिए आज पीड़िता के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं। और जो प्रदर्शन, जो इनके खिलाफ आंदोलन किए, उनको आप यूएपीए केस में, एनएसए केस में फंसाने की साजिश कर रहे हैं, जहां यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसर भी आपका खिलाफ बोल रहे हैं। इस तरीके की अत्याचार हिंदुस्तान के लोग, यूपी के लोग नहीं सहेगा। यूपी को आप उत्तर प्रदेश बनाने अधीर रंजन चौधरी को हम सुन रहे थे, वो तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं ये खुलासा उनकी नजर में खुलासा नहीं है। विपक्ष होने के नाते और क्या ही कह सकते हैं वो। विक्रांत, चलिए लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अजीत, यही सवाल मेरा आपसे है, योगी सरकार को घेरने के चक्कर में कुछ भी कहेंगे, ऐसा लग रहा है अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद। देखिए, बिल्कुल प्रीति, बात सही है। विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को किस तरह तूल दिया गया, इसको किस तरह जातिगत रूप इसको दिया गया, किस तरह वहां तक पहुंचने की कोशिश, विवाद हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तो ये अभी भी अपनी उसी लाइन पर कायम है, क्योंकि इनको 2022 दिख रहा है, इनको 2024 दिख रहा है। लेकिन सरकार ने इसीलिए कहा कि हम नार्को टेस्ट कराएंगे, पुलिस वालों का भी कराएंगे। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑपरेशन हाथरस में अखिलेश प्रताप जी, हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो निलंबित इंस्पेक्टर है दिनेश वर्मा, वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि मामला तो सिर्फ 302 का था। प्राथमिकी जो पहले सामने आई थी उसमें तो यही बातें थी। आपका रिएक्शन इस पर? और ये स्टिंग ऑपरेशन है। यही तो आर्गुमेंट शुरू से प्रदेश की सरकार, लोकल पुलिस कर रही है। उसने निष्पक्ष भूमिका क्यों नहीं निभाई? निष्पक्ष भूमिका निभाई होती, त्वरित कार्रवाई की होती, पारदर्शी कार्रवाई की होती, तो किसी को शंका सुबह क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने सिर्फ पीड़ित पक्ष को ही दबाया, उसकी बातों को झुठलाया। आपके अधिकारी उसको हड़का रहे हैं, धमका रहे हैं। अंधेरी रात में बिना पर किसी तरह से हिंदू धर्म में क्या कोई संस्कार होता है? वो कर दे रहे हैं। पहले कहते रहे कुछ नहीं हुआ, फिर कहे थोड़ी चोट लगी है, फिर कहा नहीं कहीं गर्दन में चोट नहीं है, फिर बाद में एक्सेप्ट किया हाँ लगी है, फिर यहाँ पे बोला कि नहीं रेप हुआ। यहाँ एक बड़ा अधिकारी ने बोला कि रेप हुआ ही नहीं है। तरह तरह के बयान तो पुलिस देती रही, धमकाती रही, सब कुछ करती रही। आज एक हफ्ते 5-6 दिन होने जा रहे हैं, सीबीआई जांच के ऑर्डर कहाँ है? सीबीआई जांच, अखिलेश जी, मैं आपको इसी स्टिंग ऑपरेशन पर बात करना चाहती हूँ। ऑफ द कैमरा और ऑन जब कैमरा होता है तो बहुत ही चीजें अलग होती हैं, ये आप भी जानते हैं, आप भी टीवी पर डिबेट्स में शामिल होते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन जब ऑफ द कैमरा ये निलंबित इंस्पेक्टर कह रहा है कि मामला 307 का था, 302 का तो इसलिए बनाया गया कि इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर किया गया। मतलब आप ये कह रही हैं कि ऑफ कैमरा लोग सही बोलते हैं। जो पुलिस ऑफिसर अपने अकर्मता और अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी पूर्वक न निभाने के कारण सस्पेंड हुआ है, वो क्या अपने उस स्टैंड को बदलेगा? ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा क्या वो बदलेगा? चलिए अखिलेश जी, आप जो बात कह रहे हैं वो आपकी राय जरूर हो सकती है, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम दिखा रहे हैं। सुदिंद्र भदौरिया हमारे साथ बीएसपी से जुड़ गए हैं। सुदिंद्र साहब, आपका पहला रिएक्शन हाथरस ऑपरेशन में न्यूज 18 इंडिया बता रहा है कि किस तरह से धारा 302 का ही मामला था, लेकिन किस तरह से धारा 307 का मामला था, लेकिन बनाने की कोशिश की धारा 302 को। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट करूं कि शुरू से ही चाहे हाथरस कांड रहा हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी रहा हो, चाहे वो बलरामपुर रहा हो, उत्तर प्रदेश ने ये जो दबंग लोग इस समय बलात्कार कर रहे हैं, वहाँ का पुलिस प्रशासन उनको बचाने की कोशिश करता रहा। इस केस में भी आपने देखा होगा, शुरू में ये कहते रहे ये फेक है, बहुत दिनों बाद इन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद वो दिल्ली उसको लाया, उसमें भी इतना विलम्ब किया कि 15 दिन लग गए। उसमें उसकी
बहुत ही घिनौनी हरकत के बाद हत्या। सुधींद्र जी, अभी भी आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मोहसिन रजा साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, यूपी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मोहसिन रजा जी, हाथरस ऑपरेशन पर भी विपक्ष अभी भी इस ऑपरेशन को उस नजरिए से नहीं देखना चाह रहा कि एक बड़ी साजिश की गई और ये पॉलिटिकल दबाव था जिसकी वजह से स्टेटमेंट दर स्टेटमेंट बदलते रहे। देखिए, बहुत सी चीजें आप सभी लोगों ने खुलासा कर दिया है, हमारी एजेंसियों ने खुलासा कर दिया कि इसके पीछे किस तरह की बहुत ही एक घिनौनी साजिश थी, दंगा कराने की साजिश थी, जातीय दंगा कराने की साजिश कांग्रेस की भी सामने निकल कर आई। विपक्ष के और तमाम जो दल जा रहे थे वहां पर, वो सब पीछे से कहीं ना कहीं शामिल थे। उसके साथ साथ बात का बतंगड़ बनाया गया, इतनी बड़ी बात करके उठाया गया और एक बहुत अच्छी सरकार जो कानून का राज दिए हुए है, जहां विकास हो रहा है, जहां लोगों को सुरक्षा मिली हुई है, जहां अदल मिल रहा है, इंसाफ हो रहा है, उस सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। लेकिन बहुत जल्दी ही सारी चीजों का खुलासा आप लोगों के जरिए भी हुआ, हमारी एजेंसियों ने भी किया। आपने जिस तरह से देखा, पीएफआई का मामला सामने आया निकलकर, जिस तरह से देखिए साफ सी बात ये हो गई कि जो लोग सांप्रदायिक दंगे कराया करते थे, रणनीति बदल कर आए थे, अब जातिगत दंगे कराना चाहते थे, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाकर कहीं ना कहीं अपनी रोटी और अपना निजी स्वार्थ सेकना चाहते थे और कहीं ना कहीं वो लाशों पर सियासत करना चाहते थे। जिस तरह से कांग्रेस के एक नेता का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, वो ये साफ दर्शाता है कि लाशों पर राजनीति करना चाहते थे, लाशों पर प्रियंका वाड्रा का लॉन्चिंग करना चाहती थी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ दंगे कराए हैं, चाहे सांप्रदायिक दंगे रहे हो, चाहे जातिवाद के दंगे रहे हो, चाहे आतंकवादियों को महिमा मंडित करने की बात रही हो, चाहे बलात्कारियों को पालने की बात रही हो, भ्रष्टाचार में सबसे डूबे रहे ये सब। मोहसिन जी, मेरे साथ कांग्रेस का कोई अभी इस वक्त है नहीं, प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया जी है बीएसपी से। सुधींद्र जी, अब तो आपको इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जवाब मिल गया कि आखिर देर रात अंतिम संस्कार क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये तैयारी थी कि योगी को बुलाना था जब तक वो शव को रखे रहते और जाम करते, बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बनना था ये पूरा प्रकरण। देखिए, ये तमाम तरह के जो स्टिंग ऑपरेशन है या जो भी ऑपरेशन है, सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है। लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसी जांच हो जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो। जांच पूरी हुई नहीं है। सीबीआई की उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद ये मांग करके, स्वीकार करके एक जांच बैठा दी है। उसके बाद इस तरह की बात करके आप वो जो इस घिनौनी हरकत में जिसका मृत्यु हुई हो, उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। मैं समझता हूँ उसके परिवार जो इतना दुखी है, जो चीख चीख के रोया है, उनके साथ जी परिवार के साथ तो योगी सरकार खड़े ही है। आपको भी पता होगा, आज ही उन्होंने सुरक्षा दी है कि किसी तरह की कोई उनके साथ घटना ना हो। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अभी तो दिनेश वरा निलंबित इंस्पेक्टर का एक किरदार सामने आया। अभी तो बहुत सारे खुलासे होंगे जो आप आज दिन भर देखेंगे न्यूज 18 इंडिया पर। मैं आप या तो आप उत्तर दे दीजिए, प्रश्न भी खुद करिए, उत्तर भी आप दीजिए, या मुझसे अगर आप पूछ रहे हैं तो मुझे उत्तर देने दीजिए। आप काउंटर क्वेश्चन तो करना पड़ेगा सुधींद्र जी आपसे। हाँ, तो काउंटर मैंने उत्तर दे दिया क्या जो आप काउंटर क्वेश्चन कर रही हैं? मैंने अभी उत्तर अपना कंप्लीट नहीं किया है, मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद 10 क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपके पूरे दिन। चलिए ठीक है, जो अभी बहुत सारे सवाल आप उठा रहे हैं सुधींद्र जी, इन्हीं सवालों का जवाब आपको आगे आने वाले खुलासों के जरिए मिलेगा, जो रात 8 बजे आप जरूर देखेगा। हाथरस ऑपरेशन पर हमारा बड़ा खुलासा। हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग का भी आरोप है।